नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, मंथ का आखिरी कारोबारी दिन, लेकिन अप्रैल सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और देखिए वोलेटिलिटी आज के सत्र में आपको देखने को मिलेगी। इन ग्रीन अभी फिलहाल तो निफ्टी ट्रेड कर रहा है, निचले स्तरों से थोड़ी सी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। 30 अंकों की बढ़ोतरी 23,620 के लेवल पर कारोबार करता हुआ। बैंक निफ्टी में भी अभी इन ग्रीन ही आपको ट्रेड करता हुआ नजर आएगा, वहां पे भी निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन ध्यान रखिए, आज के सत्र में वोलेटिलिटी देखने को तो मिल रही है। 80 अंकों से ज्यादा की बढ़ोतरी और 51,660 के लेवल पर बैंक निफ्टी कर रहा है कामकाज। मिड कैप आज लगभग 1% की तेजी दिखा रहा है, 52,326 के लेवल पर कामकाज करता हुआ। स्मॉल कैप में भी आज हरियाली देखने को मिल रही है, यहाँ पे भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। इनफैक्ट आप देखिए तो 150 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पे 16,270 के लेवल पर कर रहा है स्मॉल कैप कामकाज। ब्रेथ पर एक बार नजर डालते हैं, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है। बढ़ने वालों की संख्या, क्योंकि देखिए आप स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छी तेजी, तो 1831 ऐसे स्टॉक्स हैं जो बढ़कर फिलहाल कारोबार कर रहे हैं। गिरने वालों की संख्या थोड़ी यहाँ पे कम है, 733 ऐसे स्टॉक्स जो भी फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं। एक बार रखते हैं कंट्रीब्यूटर प्लेट स्क्रीन पर, तेजी में कौन से स्टॉक्स कंट्रीब्यूट करते नजर आएंगे। देखिए, जहां रिलायंस एक और निफ्टी को संभालने की कोशिश कर रहा है, वहीं एचडीएफसी बैंक दूसरी ओर ड्रैग करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन संभालने वालों में आईसीआईसीआई बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और ओएनजीसी स्टॉक्स शामिल हैं। वहीं आप देखें तो आईटी पैक और ऑटो पैक के स्टॉक्स आपको दिखेंगे वहां पे, क्योंकि गिरावट हावी होती हुई नजर आएगी, तो वो कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं। लाइकवाइज बैंक निफ्टी में भी आपको वही सारे कंट्रीब्यूटर दिखेंगे, आईसीआईसीआई, कोटक, एसबीआई, एक्सिस, जहां आप संभालने की कोशिश करें। दूसरे एचडीएफसी बैंक, इंडसइंड, फेडरल और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहीं ना कहीं गिरावट में लगे पड़े हैं और कहीं ना कहीं ड्रैग कर रहे हैं फिलहाल बैंक निफ्टी को। लेकिन ध्यान देने वाली बात होगी कि क्लोजिंग कैसे होती है। आज मार्केट की अप्रैल सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और ये स्थिति फिलहाल आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब खिलाड़ियों को शो में जोड़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है अरुण कुमार मंत्री, मधु बंसल जी और ब्रजेश एल जी। आप तीनों का ही बहुत स्वागत है एक बार फिर से। एक बार आपकी टॉप कॉल्स रखते हैं स्क्रीन पर, वो सारे स्टॉक्स जिसने अच्छा खासा रिटर्न कमाकर निवेशकों को दिया होगा। अरुण जी ने बीएससी चुना था, 9% ये स्टॉक देखिए अभी चढ़ गया, एकदम से रॉकेट हो गया और टारगेट प्राइस देखिए 51,050 का था, स्टॉप लॉस 4,580 का था। एशियन पेंट्स मधु जी ने चुना था, इसमें भी 1.5% का रिटर्न आया है। इन्होंने टारगेट 25-30 का रखा था, स्टॉप लॉस 22-50 का रखा था। ग्रेविटा इनकी ब्रजेश जी की पिक रही और इसमें 4.5% का रिटर्न जनरेट हुआ है और 1930 इनका टारगेट, स्टॉप लॉस 1785 का था। तो ये टॉप कॉल्स हैं हमारे पास में। चलिए अब पिक्स लेंगे और मार्केट पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं कॉर्पोरेट स्कैन में। आज हम बात करने वाले हैं गेल के मैनेजमेंट से। देखिए, इंडस्ट्री कमेटी ने पीएनजीआरबी से गैस ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ाने की सिफारिश की है और पीएनजीआरबी ने 11 अप्रैल के अंत तक इंडस्ट्री से टैरिफ को लेकर सुझाव मांगे हैं। गैस ट्रांसमिशन टैरिफ बढ़ते पर सबसे ज्यादा गेल को होगा कैसा असर, सबसे ज्यादा फायदा इनफैक्ट गेल को होता हुआ नजर आएगा। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं कंपनी के सीएमडी संदीप कुमार गुप्ता जी। संदीप जी, बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। सुप्रभात आपको। सबसे पहला सवाल मेरा तो यही होगा कि जिस तरीके से ये पूरा सिस्टम आप देख रहे हैं, ये जो आई है ये खबर, इसको कैसे देख रहे हैं आप? साथ ही आप इंडिया गैस के डिमांड आउटलुक कैसा लग रहा है आपको? धन्यवाद और सभी व्यूअर्स को भी नमस्ते। दो चीजें हुई हैं। एक तो हमारा जो इंटीग्रेटेड टैरिफ है, जो अभी 58 रुपए 61 पैसे पर MMBTU है, उसके अगेंस्ट हमने अगस्त 24 में रिवीजन की एप्लीकेशन फाइल करी थी, जिसमें कि हमने 20 रुपए टैरिफ बढ़ा के 78 रुपए की मांग करी है। उसका अप्रूवल अब एडवांस स्टेज में है, जैसा कि हमको पता चला है, और ये 20 रुपए अगर टैरिफ बढ़ता है तो इसका सालाना 3400 करोड़ रुपए का इम्पैक्ट होगा गेल पे, पॉजिटिव इम्पैक्ट। इसमें 1200 करोड़ तो सिस्टम यूज गैस के ट्रू अप का है, जो कि पहले कम प्राइस पे उन्होंने अप्रूव किया था, उसका रिवीजन है, ट्रू अप है। और करीब 800 करोड़ हमारे जो गैस का डीएलोकेशन हुआ था इंटरनल कंजम्पशन के लिए और कुछ कैपेसिटी डिटर्मिनेशन में जो एक्चुअलाइजेशन है उसकी वजह से है। सो ये 20 रुपए जो 3400 करोड़ रुपए सालाना बनता है, इसके अगेंस्ट 12 रुपए जो कि लगभग 2000 करोड़ हमारे को लगता है कि श्योर शॉट हमारा रिवीजन होना ही चाहिए और ये अगली पीएनजीआरबी की अगली महीने की मीटिंग में ही शायद अप्रूव हो जाए।
दूसरा आपने जो बोला है, जो पीसीडी पब्लिक कंसल्टेशन डॉक्यूमेंट अभी होस्ट किया है पीएनजीआरबी ने टैरिफ रेगुलेशंस को चेंज करने के लिए, इसमें 3 मुख्य चेंजेस प्रपोज्ड हैं। पहला कि 3 जोन के बदले अब 2 जोनल टैरिफ्स ही होंगे, और जितने भी सीजीडी का डोमेस्टिक पीएनजी और सीएनजी का कंजम्पशन है वो जोन 1 टैरिफ में ही चार्ज होगा। क्योंकि गेल के 307 ज्योग्राफिकल एरियाज में 72 ज्योग्राफिकल एरियाज में प्रेजेंस है, तो ये एक बहुत बड़ा पॉजिटिव मूव है गेल के लिए, और इसका फायदा गेल के सीजीडी ज्योग्राफिकल एरियाज को होगा। दूसरा चेंज है कि आइसोलेटेड नेटवर्क, जिसमें कि अभी नॉमिनेटेड कैपेसिटी काफी ज्यादा है लेकिन एक्चुअल वॉल्यूम्स बहुत कम है, और नॉमिनेटेड कैपेसिटी के बेसिस पे अभी टैरिफ डिटरमिन होकर काफी कम टैरिफ मिलता है, उसमें पीएनजीआरबी का प्रपोजल है कि अब इसके एक्चुअल यूटिलाइजेशन के बेसिस पे टैरिफ का डिटरमिनेशन होगा, जिसकी वजह से मेरे गेल के अगरतला, कावेरी बेसिन और गुजरात रीजन के नेटवर्क को टैरिफ का फायदा होगा, और इसमें भी हमको लगता है कि करीब 130 करोड़ रुपए सालाना का फायदा होगा। तीसरी चेंज है कि जो पाइपलाइंस 75% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन से ज्यादा अभी ऑपरेट करती थी, उसका बेनिफिट एक्सेस यूटिलाइजेशन का सरेंडर हो जाता था। इसमें अभी प्रपोजल है कि 50% बेनिफिट वो पाइपलाइन ऑपरेटर्स ही रिटेन कर सकते हैं। इसका भी आने वाले समय में जब हमारी खासकर एचवीजे पाइपलाइन यानी इंटीग्रेटेड नेटवर्क की कैपेसिटी 75% की तरफ पहुंचने वाली है, तो उसका फायदा भी आगे आने वाले समय में गेल को हो। ये कुछ मुख्य चीजें हैं। और आपने डिमांड के बारे में पूछा, तो हमारा मानना है कि सीजीडी सेक्टर्स में क्योंकि डिमांड बहुत रोबस्ट है, 12 से 15% सीएजीआर के ऊपर ग्रोथ चल रही है, और जो लेटली ऑथराइज्ड ज्योग्राफिकल एरियाज हैं उनका कंजम्पशन भी अब धीरे धीरे बढ़ेगा। ये एक चीज है। दूसरा कि हमारे पाइपलाइंस जो पीछे बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन और श्रीकाकुलम अंगुल पाइपलाइन कमीशन हुआ, ऊर्जा गंगा के बैलेंस सेक्शन जो दुर्गापुर हल्दिया और धामरा हल्दिया सेक्शन है वो भी इसी साल कमीशन हो जाएंगे। आईजीजीएल का फेज 1 कमीशन हो चुका है। हमारी मुंबई नागपुर झारसुगुड़ा जबलपुर पाइपलाइन भी इसी साल कमीशन हो जाएगी। कोची कोटिनाड बैंगलोर पाइपलाइन भी कमीशन हो जाएगी। तो इन्हीं सब पाइपलाइंस के कमीशनिंग की वजह से जितनी भी रिफाइनरीज और दूसरे कंजम्पशन इंडस्ट्रीज हैं वो कनेक्ट होने की वजह से हमारा मानना है कि 8 से 10% का ग्रोथ नेचुरल गैस कंजम्पशन और ट्रांसमिशन में हम देख रहे हैं कि जरूर होगा। बिल्कुल, बहुत डिटेल्ड आंसर दिए संदीप जी आपने। इनफैक्ट मेरे आने वाले आगे सवालों के जवाब भी दे दिया आपने, बहुत डिटेल्ड आंसर एनालिसिस दिया आपने। लेकिन जैसा कि आपने भी मेंशन किया, कंजप्शन में एक आउटलुक देख रहे हैं, एक अच्छा का ग्रोथ देख रहे हैं, और इंडिया का भी विजन है जिस तरीके से नेचुरल गैस को लेकर गवर्नमेंट की रणनीति है, स्ट्रैटेजी है। तो लॉन्ग टर्म गैस सोर्सिंग स्ट्रैटेजी क्या होगी गेल की? हम अभी भी, आपको पता है कि हमारे पास डोमेस्टिक मार्केटिंग के अलावा इंटरनेशनल पोर्टफोलियो जो है, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो गेल के पास है, जो कि करीब 14 मिलियन टन पर एनम का है। और अभी रिसेंटली हमने 3 और नए कॉन्ट्रैक्ट्स करके इसके पास अपने वॉल्यूम पोर्टफोलियो को लगभग 16.5 मिलियन टन पर एनम कर लिया है। और ये वेल डाइवर्सिफाइड है। यूएस के वॉल्यूम्स हैं हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया के वॉल्यूम्स हैं, कतार के वॉल्यूम्स हैं, और इसके अलावा दूसरे पोर्टफोलियो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। और हम क्योंकि सबसे बड़ी नेचुरल गैस कंपनी है, तो डिमांड के हिसाब से हम हर साल अपने ये टाई अप्स को रैंप अप करते रहेंगे। और हमारा मानना है कि अब जीएसटी में भी अब काफी समय हो गया, और डेफिनेटली मुझे लगता है कि इस साल नेचुरल गैस का कवरेज जीएसटी में भी हो जाएगा। जीएसटी में कवरेज होते ही एक फर्दर बूस्ट मिलेगा नेचुरल गैस सेक्टर को, और कंजम्पशन बढ़ने के हिसाब से हम नए टाई अप्स भी कर पाएंगे। बिल्कुल जी संदीप जी, लेकिन आपने अभी मेंशन किया कि गेल ने सबमिट किया है रिवीजन इंटीग्रेटेड पाइपलाइन टैरिफ टू पीएनजीआरबी, तो ये कब तक कंसिडर हो सकता है? हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से एडवांस स्टेज में है, और हमारा विश्वास है कि अगले महीने की मीटिंग में जरूर अप्रूव होना चाहिए। ठीक है, अगले मीटिंग तक। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि इसके डिले की वजह से गेल को कोई नुकसान नहीं होता है, क्योंकि ये डीसीएफ मॉडल पर ऑपरेट करता है, और एक तरह से डिले का भी रिटर्न हमको एश्योर्ड 12% पोस्ट टैक्स रिटर्न के हिसाब से ही मिल जाता है। ठीक है, बिल्कुल देखने को मिल रहा है सर, स्टॉक में अच्छी खासी तेजी आज के सेशन में भी हमें देखने को मिल रही है। बहुत शुक्रिया संदीप जी, हमारे साथ आप जुड़े और तमाम सवालों के डिटेल आंसर दिए आपने। बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज़ को अपना वक्त देने के लिए, बहुत शुक्रिया सर। और अभी मार्केट की बात करें तो देखिए फिलहाल मार्केट उसी जोन पर अभी आपको आता हुआ दिखेगा, और इसमें फिलहाल अभी 23,636 के लेवल पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 17 अंकों की बढ़ोतरी, लेकिन वोलेटिलिटी आज के भी सत्र में देखने को मिल रही है। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के उस पार हम जानेंगे टॉप ट्रेड्स के बारे में और बात करेंगे खिलाड़ियों से मार्केट के ऊपर।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए अब खिलाड़ियों के ओर सीधे चलते हैं और जानते हैं उनकी टॉप कॉल्स। बताइए अरुण जी, आपसे शुरुआत करना चाहूंगी। थोड़ा वोलेटिलिटी तो आज के सत्र में देखने को मिल रही है मार्केट में। टॉप कॉल्स पे हमने बात की, एक बार पोर्टफोलियो चेक कर लेते हैं। अरुण जी का पोर्टफोलियो लेकर आइए स्क्रीन पर, क्या स्थिति है उसके बाद से जानेंगे पिक। ग्रेफाइट इंडिया इन्होंने होल्ड कर रखा है और प्रॉफिट बुकिंग की है इन्होंने BSE से, और MMTC में स्टॉप लॉस हिट हो गया उनका। अरुण जी बताइए आज के सेशन में क्या पिक कर रहे हैं आप? वोलेटिलिटी तो देखने को मिल रही है मार्केट में, पहली पिक क्या होगी आपकी? देखिए अगेन श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। अगेन एक ही दिन का गेम शो है और मुझे लग रहा है ब्रेकआउट वाले स्टॉक्स पे ही ध्यान देना चाहिए। तो टिमकेन में खरीदारी की सलाह है। टाटा ग्रुप के स्टॉक्स में भी अच्छा मोमेंटम नजर आ रहा है। 2895 के आसपास बाई करें, 2815 का स्टॉप लॉस लगाए। मुझे लग रहा है स्टॉक इजीली आपको 3150 तक जा सकता है, तो टिमकेन में बाई करने की टिमकेन में बाई करने की सलाह है। थोड़ा सी दिक्कत हो रही है अरुण जी के ऑडियो और वीडियो में, लेकिन डे हाई पे देखिए कारोबार करता हुआ 3150 का आपको टारगेट रखना है। स्टॉप लॉस देखें तो 2815 का आपको लगाकर चलना है। टिमकेन इंडिया बाई साइड की ट्रेड आते हुए अरुण जी की तरफ से। अब मधु जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर। क्या एक्शन लिया उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से उन्होंने क्या है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक में हो एशियन पेंट्स देखिए आप यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है उन्होंने, और अशोक लीलैंड को फिलहाल मधु जी कर रही नहीं, यहाँ से एग्जिट ले लिया है अशोक लीलैंड से भी। मधु जी बताइए आज के लिए कौन सा स्टॉक आपके रडार पर है, क्या सुझाएंगे आप? जी मुझे आईटी सेक्टर में आज दम लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आईटी सेक्टर में और तेजी आ सकती है। सिग्निटी टेक्नोलॉजीज मेरा पिक रहेगा। आराम से टारगेट जो है उसका वो 1610 का मैं मान करके चल रही हूँ, और स्टॉप लॉस 1435 का है। अगर आप देखेंगे तो आज भी इसमें थोड़ी तेजी आपको दिखने को जरूर मिलेगी। जी बिल्कुल, देखिए आईटी पैक आज फिलहाल थोड़ा मतलब इनफैक्ट यहाँ पे देखिए कुछ स्टॉक्स में तो तेज़ी देखने को मिल रही है, लेकिन आप देखें ये सेक्टर आईटी का थोड़ा 0.25% करीब गिरकर ही कारोबार कर रहा है। एक बार फिर से मधु जी टारगेट और स्टॉप लॉस दोहराएंगी? जी सिग्निटी टेक्नोलॉजीज मेरा टारगेट जो है वो रहेगा 1610 का, और स्टॉप लॉस जो है वो 1435 का। सिग्निटी टेक देखिए डे हाई पे फिलहाल कारोबार करता हुआ और निचले स्तरों से एक रिकवरी तो देखने को मिली ही। 1610 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, 1435 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। अब रखते हैं ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति, क्या एक्शन उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में लिया? देखिए उन्होंने ग्रेविटा और हेवल से, दोनों ही स्टॉक से जो बाई साइड की ट्रेड थी वहां से कर लिया इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। ब्रजेश जी आप बताइए आपकी पिक क्या होगी आज के सत्र में? ब्रजेश जी आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट का बटन होता है एक, उसको क्लिक करें। गुड मॉर्निंग मैडम। सो बेसिकली जो आज मेरा जो पहला पिक है वो वर्लपूल में है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं यहाँ पे एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा बेस फॉर्मेशन हो रहा है। इसको मैं करंट प्राइस पे लॉन्ग करूंगा। जो स्टॉप लॉस है 990 का रहेगा और जो टारगेट है 1050 का रहेगा। वर्लपूल देखिए ये स्टॉक इनफैक्ट इस पूरे पैक में आप देखें तो यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही है। आज भी ये भी तेज है और 1050 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वर्लपूल से। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 990 रुपए का। ठीक है ब्रजेश जी, आपसे ये भी दूसरी पिक की शुरुआत करना चाहूंगी। दूसरी पिक क्या होगी आपकी? क्यूमिंस इंडिया। तो मुझे लगता है क्यूमिंस इंडिया में भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है। काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग बुलिश फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है। जो स्टॉप लॉस रहेगा इसका 3030 का रहेगा, 3030 का, और करीब करीब 3200 के आसपास मुझे लग रहा है कि ये, हालांकि हो सकता है आज नहीं ये देखने को मिले, बट मुझे डायरेक्शनली लग रहा है कि 3200 के आसपास क्यूमिंस इंडिया जा सकता है। 3200 तक जा सकता है क्यूमिंस इंडिया, टारगेट एक्सपेक्टेड है 3030 का लगाकर चलना है आपको स्टॉप लॉस। शानदार तेजी डे हाई पे कर रहा है कारोबार। मधु जी दूसरी पिक बताइए आपकी। जी दूसरी पिक मेरी रहेगी ZFCV इंडिया की, और स्टॉक में अगर आप देखेंगे तो आज काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। एक तरीके से रिवर्सल स्टॉक में हमें देखने को मिल रहा है। मधु जी एक बार स्टॉक दोहराइए। ZFCV इंडिया। ठीक है, टारगेट स्टॉप लॉस? जी टारगेट रहेगा मेरा 14,525 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 12,930 का। ठीक है, ZF कमर्शियल ये स्टॉक 13,437 के लेवल पर कारोबार कर रहा है, लगभग 6.25% की तेजी के साथ। टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 14,525 का। स्टॉप लॉस आपको लगा के चलना है 12,930 का। ZF कमर्शियल ठीक है, ये स्टॉक बाय साइड की ट्रेड मधु जी की तरफ से आते हुए। चलिए अरुण जी आप बता दीजिए दूसरे पे क्या होगी, बाय साइड एक्सपेक्ट करो या सेल साइड?
देखिए मोमेंटम के साथ ही जाना चाहिए और मुझे लग रहा है दूसरा स्टॉक भी अगेन ब्रेकआउट वाला कैंडिडेट है। डीसीएम श्रीराम में बाई करने की सलाह है। 1195 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है, मुझे लग रहा है स्टॉक काफी तेज मोमेंटम देने के लिए तैयार है। तो 1155 का स्टॉप लॉस लगाए और 1310 तक के टारगेट इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो डीसीएम श्रीराम दूसरा स्टॉक रहेगा खरीदारी करने के लिए। डीसीएम श्रीराम एकदम पिटारे से आज स्टॉक निकल रहे हैं मधु जी के, अरुण जी के। डीसीएम श्रीराम 1310 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, स्टॉप लॉस आपको 1155 का लगाकर चलना है। तो फिलहाल ये पिक्स हमारे स्क्रीन पर खिलाड़ियों के दोनों ही बाई साइड के ट्रेड, अरुण जी के भी, मधु जी के, ब्रजेश जी के भी। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। एक बार खिलाड़ी को रखते हैं स्क्रीन पर, अरुण जी, मधु जी, ब्रजेश जी। और देखिए आखिरी कारोबारी सत्र है जिस पूरे वीक का, और फिर संडे, सैटरडे मार्केट ऑफ, मंडे भी इस बार मार्केट ऑफ है। क्या कर रहे हैं लॉन्ग वीकेंड में मधु जी, क्या प्लानिंग है आपकी? आपकी आवाज जो है वो कट गई थी। जी मैं ये कह रही हूँ लॉन्ग वीकेंड है, क्या प्लान कर रही हैं आप इस लॉन्ग वीकेंड में? अभी तक तो कुछ प्लान नहीं है, देखते हैं कैसा भी जाता है। जी बिल्कुल, बहुत ही टायरिंग ये पूरा हफ्ता रहा है। अरुण जी क्या कर रहे हैं आप, कहीं जा रहे हैं, कोई प्लानिंग की है आपने इस वीकेंड के लिए? जी कोई प्लानिंग नहीं है, जस्ट उगादी है तो नवरात्रि शुरू हो रही है, तो वो पूजा का ही एक रहेगा घर में, पर बाकी कोई प्लानिंग नहीं है। तीनों दिन घर पे ही रहना। बिल्कुल, चैती नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, एकदम सही कहा आपने अरुण जी। ब्रजेश अयल जी, कहीं आप तो कहीं जाइए, क्या कर रहे हैं आप इस वीकेंड? और कोई शो को बुला लीजिए तो हम आ जाते हैं वहाँ पे। सैटरडे संडे भी काम करवाएंगे आप? नहीं, बहुत वर्कहॉलिक लग रहे हैं ब्रजेश जी मुझे, थोड़ा आराम भी कीजिए सैटरडे संडे मंडे। खैर लेकिन बाजार का मूड क्या रहेगा, ये एक सवाल है। आखिरी हफ्ता और जो लॉन्ग वीकेंड के बाद जब बाजार ओपन होगा तो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बताइए? निफ्टी में क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मधु जी, आपसे ही जानना चाहूंगी मैं। निफ्टी ने इस हफ्ते डेफिनेटली काफी परेशान किया है, जिस तरीके से साइडवेज मूवमेंट दिखाई है निफ्टी ने, बहुत मुश्किल हुई है इस हफ्ते, जाहिर सी बात है। लेकिन ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्ते थोड़ा आसानी रह सकती है, एक कोई मोमेंटम डेफिनेटली मार्केट को पकड़ लेना चाहिए आने वाले हफ्ते। अगर ये एक जो रेंज पकड़ी हुई है 23,400 की, जैसे ही ये इसको ब्रीच करती है तब डेफिनेटली उसको कोई ना कोई मोमेंटम जरूर पकड़ लेना चाहिए मार्केट को। तो ये स्ट्रैटेजी फिलहाल मधु जी बता रही हैं निफ्टी में। अरुण जी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट वीक, जब लॉन्ग वीकेंड के बाद बाजार खुलेगा, तो आपकी एनालिसिस क्या कहती है, कैसी अप्रोच रहेगी मार्केट की? देखिए मेरे को लग रहा है नेक्स्ट वीक ट्रम्प का जो भी बयान आएगा उसी के ऊपर मार्केट रहना चाहिए। वो एक पे मेरी नजर है, 2 तारीख को टैरिफ्स लगने हैं। जहां तक टेक्निकल्स की बात है श्रेया जी, टेक्निकल्स पॉजिटिव है, 23,400 के आसपास अच्छा सपोर्ट है, 23,800 के आसपास रेजिस्टेंस है, एग्जैक्टली मिड ऑफ द रेंज में है। तो मुझे लग रहा है निफ्टी में एज सच टेक्निकली कंसोलिडेशन है, पर ट्रम्प फैक्टर जो रहेगा वो थोड़ा हावी हो सकता है, वो देखना पड़ेगा नेक्स्ट 4 दिन वो कैसे निकलते हैं। तो ट्रम्प मुझे लग रहा है एक आगे की दिशा मार्केट के लिए जरूर दे सकता है। ये कुछ ग्लोबल क्यूज पे नजरें बनी रहेंगी, लेकिन फिलहाल ट्रेंड पॉजिटिव ही लग रहा है अरुण जी को मार्केट का। ब्रजेश जी आप बताइए कौन से इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स लग रहे हैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए? क्या कॉशियस रहना चाहिए इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को भी थोड़ा, या फिर पॉजिटिव आपको भी बिग ट्रेंड पॉजिटिव ही नजर आ रहा है? मैडम मैं ऑलरेडी ये स्टैंड देके चल रहा था कि हम एक तेजी में है, सिर्फ शॉर्ट टर्म में 23,800 का एक रेजिस्टेंस देख के चल रहा था, बट मेरा मानना है कि हम 24,200 को अगले हफ्ते छू सकते हैं, क्योंकि बैंक निफ्टी काफी स्ट्रांग है और जो एफआई के जो इंडेक्स ऑप्शंस के जो डेटा हम ट्रैक करते हैं एफआईएस के, उस पर भी उन्होंने काफी सारे उनके शॉर्ट पोजीशंस काटे हैं। तो करीब एक महीने भर पहले वो 2 लाख के करीब वो शॉर्ट्स थे, जो कि कल के डेटा के हिसाब से 30,000 के पास आके रुका है। जो लॉन्ग शॉर्ट रेशियो जो हम ट्रैक करते हैं 40% के आसपास है, तो शॉर्ट्स कटे हैं मार्केट में। तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि थोड़े से स्ट्रगल होगा 23,800 पे, बट देन मैं वो लेवल निकलता हुआ देख रहा हूँ। और सेम लेवल में बैंक निफ्टी पे भी कहीं ना कहीं 53,000 के आसपास देख रहा हूँ, तो मेरा व्यू काफी स्ट्रांग बुलिश बायस है। ठीक है, 23,800 का एक इंपॉर्टेंट लेवल निफ्टी को अगर वो ब्रीच करता है तो फिर एक रैली एक्सपेक्टेड है, और
53,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहे हैं ब्रजेश जी, तो बुलिश नजर आ रहे हैं फिलहाल। ये रणनीति आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपना कर चलिए। अब वक्त हो चुका है शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ने का और फटाफट से लेकर आते हैं हम हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति उनकी पोर्टफोलियो में देखने को मिल रही है, शुरुआत करते हैं अरुण जी की पोर्टफोलियो के साथ। ग्रेफाइट इंडिया बाय साइड की ट्रेड, टिमकेन इंडिया और डीसीएम श्रीराम में भी दोनों ही बाय साइड की ट्रेड आती हुई। टारगेट आपको ग्रेफाइट में 542 का एक्सपेक्ट करना है, स्टॉप लॉस आप 483 का लगाकर चले। टिमकेन इंडिया में आप देखें तो 3150 और स्टॉप लॉस 2815। डीसीएम श्रीराम में टारगेट 1310 और स्टॉप लॉस 1155 का लगाकर चलना है। नेक्स्ट पोर्टफोलियो देखते हैं मधु जी का, तो सिग्निटी टेक और जेडएफ कमर्शियल उन्होंने दोनों बाय साइड की ट्रेड अपनाकर चली। टारगेट 1610, स्टॉप लॉस 1435 और जेएफ कमर्शियल में, माफ कीजिएगा, जेडएफ कमर्शियल में टारगेट 14,525 और स्टॉप लॉस आपको 12,930 का लगाकर चलना है। ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो एक बार स्कैन करते हैं। वर्लपूल और कमिंस दो बाय साइड की ट्रेड उन्होंने सुझाई। टारगेट वर्लपूल में 1050, स्टॉप लॉस 990 का आपको लगाकर चलना है। कमिंस में टारगेट आप 3200 का एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वहीं स्टॉप लॉस आपको 3030 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है, मुनाफा का मीटर क्या कहता है? देखिए ये ब्रजेश जी का पोर्टफोलियो अब पॉजिटिव टेरिटरी में आ गया है, 0.25% के करीब इनका पोर्टफोलियो पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। वहीं मधु जी के पोर्टफोलियो में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। इनका पोर्टफोलियो फिलहाल अभी नेगेटिव टेरिटरी में है, 0.6% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। अरुण जी ने भी अपने पोर्टफोलियो को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव किया और इनका पोर्टफोलियो फिलहाल अभी 11.5% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है, लेकिन पहले पायदान पे ब्रजेश जी पहुंच चुके हैं। अभी कुछ और एक आध ट्रेडिंग सेशन होते तो मधु जी और अरुण जी भी पॉजिटिव टेरिटरी में आ जाते, लेकिन फिलहाल कोई भी अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से वो हम मिड कैप मंत्रा में लेकर आएंगे। आप बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ इस पूरे हफ्ते बने रहने के लिए, स्टॉक मार्केट में भी अपने पिक्स बताने के लिए, और ऑल द बेस्ट आप तीनों को ही और हैप्पी वीकेंड। मुलाकात होगी अब सीधे कमाई का अड्डा में। आप बने रहिए CNBC आवाज़ के साथ।